जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषीय प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम चैनल पर। पिछली बार हमने नक्षत्रों संबंधित आपको कुछ समझाया था। इस बार जो नक्षत्रों संबंधित कुछ बात अधूरी रह गई थी उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। इसके साथ साथ कुंडली का जो ढांचा होता है, आधारभूत ढांचा होता है, उसको समझाने का प्रयास करता हूं आपको। और जो ग्रह हैं वह किस तत्व के होते हैं ये बताने का प्रयास करता हूं। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्रह्मांड की 4 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। इसमें 9 नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। अगली 4 राशियों सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इसमें भी 9 नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। इसके बाद जो आखिरी की 4 राशियां बचती हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इसमें भी 9 नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि तत्व राशियां हैं और एक दूसरे त्रिकोण में आती हैं। त्रिकोण में कैसे आती हैं समझिए। मेष राशि पहला हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सिंह राशि 5 नंबर पर आई, ये त्रिकोण में आई। और 9 नंबर तो यहां से गिनेंगे तो ये 9 9वें स्थान पर आई, तो ये त्रिकोण में आती है, एक दूसरे से त्रिकोण में आती है। ऐसे ही वृष, कन्या और मकर ये भी एक दूसरे से त्रिकोण में आएंगी, नवपंचम। और इसके बाद मिथुन, तुला और कुंभ ये भी नवपंचम आएंगी, एक दूसरे से त्रिकोण में आती हैं। और इसके बाद जो सबसे आखिर की 4 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये भी एक दूसरे से नवपंचम स्थान में आती हैं। तो कुंडली को जो आपने समझा और नक्षत्रों को समझा कि नक्षत्र किस तरीके से आते हैं। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। जो ब्रह्मांड में 9 ग्रह स्थित हैं जो हमारे पर प्रभाव डालते हैं, जिसका हम विश्लेषण करते हैं, उसमें सूर्य, मंगल, केतु ये अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। इनमें अग्नि की प्रचुरता होती है। शुक्र, चंद्र ये जल तत्व को दर्शाते हैं। इनको जलीय ग्रह माना जाता है। शनि, राहु ये वायु तत्व को दर्शाते हैं। बुध पृथ्वी तत्व को दर्शाते हैं। तो आपने देखा ये 4 राशियां हैं, तो ये सभी 4 तत्वों को दर्शा रही हैं। और ये सभी ग्रह एक बृहस्पति को छोड़ के कोई भी इसमें स्थिति ऐसी नहीं है जो 5वां तत्व जो आकाश तत्व होता है उसको दर्शाती हो। यानी कि ये सभी राशियां और सभी ग्रह आपके 4 तत्वों को बताती हैं। केवल बृहस्पति ही एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो कि आकाश तत्व को दर्शाता है। बाकी सभी राशियां, नक्षत्र, इनमें किसी को भी आकाश तत्व का नहीं माना गया है। बृहस्पति की बहुत ज़्यादा महत्ता है। जन्मपत्री में नाड़ी ज्योतिष तो बृहस्पति के आधार पर ही चलती है। बृहस्पति से ही सभी कैलकुलेशन होते हैं। बृहस्पति को ही लग्न माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में, इसीलिए क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व को इंगित करता है, जो कोई भी ग्रह, नक्षत्र और भाव आकाश तत्व को नहीं बताता है। केवल बृहस्पति ही आकाश तत्व को बताता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये नक्षत्र इस तरीके से विद्यमान होते हैं और ये जो बाकी ग्रह हैं इनका तत्व ये है, तो इनको हमें समझना बेहद आवश्यक है। अब हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं, जन्म कुंडली के आधारभूत ढांचे पर, कि ये आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये पहले घर में मैंने धर्म लिखा हुआ है, 5वें घर में धर्म लिखा हुआ है और 9वें घर में धर्म लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से त्रिकोण बनता है किसी भी जन्मपत्री में, 1, 5 और 9 का। आप देखेंगे कि हम बनाएंगे तो इस तरीके से एक त्रिकोण बन जाएगा। तो इसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। दूसरा त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण। तो अर्थ त्रिकोण मैंने यहां अर्थ लिखा हुआ है 2 नंबर पे, 6 नंबर पे और 10 नंबर पे। इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। देखिए ये भी त्रिकोण जैसा बन जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये त्रिकोण बन जाएगा। तीसरा होता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में मैंने यहाँ लिखा है 3रे नंबर पे, 7वें नंबर पे और 11वें नंबर पे। यदि हम इस तरीके से बनाएंगे तो एक ये त्रिकोण की शक्ल ले लेगा। और चौथा होता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण, यहाँ भी मैंने मोक्ष लिखा हुआ है, ये भी मोक्ष लिखा हुआ है और यहाँ भी मोक्ष लिखा हुआ है। तो हम इस तरीके से अगर हम कुछ रेखा खींचते हैं तो वो त्रिकोण बन जाएगा मोक्ष त्रिकोण। ये 4 त्रिकोण जन्मपत्री में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी की जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए। इसमें जो धर्म त्रिकोण है
वह जन्मपत्री के बहुत ही महत्वपूर्ण भावों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, लग्न हो गया उसका, पंचम स्थान बुद्धि हो गई, विद्या हो गई और संतान हो गई, और धर्म, ये नवम भाव परोपकार का, धर्म का, पिता का होता है। तो यदि इस त्रिकोण के अंदर 1, 5, 9 में प्रभावशाली ग्रह बैठे होते हैं, योगकारक ग्रह बैठे होते हैं, जन्मपत्री की मैं आपको आगे समझाऊंगा योगकारक और अकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। इसमें यदि योगकारक ग्रह बैठे होते हैं, व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का होता है, अपने कार्यों में कुशल होता है, जीवन की सभी जिम्मेदारी निभाता है अपनी, और सभी प्रकार के कार्यों में दक्ष होता है। धार्मिक भावना इसमें बहुत होती है, परोपकार की भावनाएं भी इसके अंदर बेहद होती हैं। तो धर्म त्रिकोण में यदि ग्रह प्रबल होते हैं तो इसके बाद आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण जैसा कि मैंने बताया था 2, 6, 10 ये त्रिकोण बन गया। ये अर्थ यानी धन, संपत्ति, धनार्जन, ये आपका त्रिकोण यदि जन्मपत्री के अंदर मजबूत हुआ, इसमें योग कारक ग्रह बैठे होंगे, महत्वपूर्ण जन्मपत्री ग्रह बैठे होंगे, तो व्यक्ति अर्थ कमाने में, यानी अर्थ का संग्रह करने में, उसको कमाने में उसकी बेहद रुचि रहती है। अपना स्टेटस सही करने में, अपना स्टेटस बनाने में, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए वह बहुत मेहनत करता है, यदि उसका अर्थ त्रिकोण सुदृढ़ होगा तो। इसके बाद आते हैं हम काम त्रिकोण पे। काम त्रिकोण कौन सा है? 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण, ये कामनाओं का त्रिकोण माना जाता है। व्यक्ति के अंदर बेहद महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, असीमित इच्छाएं होती हैं, यदि ये त्रिकोण उसका मजबूत होगा तो। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है और कामनाओं में लगा रहता है। इच्छाएं उसकी महत्वाकांक्षाएं बदल जाती हैं और वह उसके लिए दिन रात प्रयत्न करता है। ये व्यक्ति काम वासना को भी दिखाते हैं। ये वाला त्रिकोण जो 3, 7, 10 वाला मैं बताया काम त्रिकोण, ये व्यक्ति काम वासना को दिखाते हैं, और इसमें अगर प्रबल ग्रह होते हैं तो व्यक्ति इसी प्रकार के, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी प्रकार का हो जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका, इन त्रिकोण का प्रयोग किस प्रकार हम जन्मपत्री के विश्लेषण में करते हैं। ये जब हम मेष लग्न से स्टार्ट करेंगे, मेष लग्न जन्मपत्री नंबर 1 की जन्मपत्री प्रथम जन्मपत्री होती है, उससे स्टार्ट करेंगे, तो आपको जन्मपत्री का विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, कारक, अकारक, योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, ये सब आपको, मारक ग्रह कौन से होते हैं, यह सब आपको समय समय पर बताया जाएगा। अब चौथा त्रिकोण आता है ये वाला, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। ये त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण। यदि इसमें ग्रह बलवान होते हैं तो व्यक्ति जीवन की इच्छाओं से ऊब कर, क्योंकि ये भाव कष्ट का भाव भी होता है, जो मैंने आपको अपने एक एपिसोड बताया था, ये हर प्रकार की दिक्कत, दुख, हानि, क्लेश, कष्ट का होता है। तो व्यक्ति कष्टों में जीवन व्यतीत करने के बाद उसकी जीवन से इच्छा, जीवन की उपभोगों से उसकी इच्छा थोड़ी कम हो जाती है और वह मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, यदि ये मोक्ष त्रिकोण उसका बलवान हो और इसमें महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हो। तो हम जन्मपत्री के बारे में जितना जानेंगे, इसको समझेंगे, एक एक भाव का बड़ा बारीकी से विश्लेषण करेंगे, उस भाव को आत्मसात करेंगे, उसको समझेंगे, उतना ही अच्छा हम फलादेश कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बहुत आसान है ज्योतिष। ज्योतिष आसान नहीं है। ज्योतिष की सभी शाखाओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जब हम किसी जन्मपत्री विश्लेषण करते हैं, और समय लेना चाहिए। ये 1 मिनट का काम नहीं है कि हमने जन्मपत्री देखी और आपकी 7.5 चल रही है ऐसा बता दिया और अपने क्लाइंट से कह दी कि अब आपको 7 साल बाद सही समय आपका आएगा। तो कुल मिलाकर हमें जन्मपत्री का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, हर तरीके का चरित्र, ग्रहों का पूरा चरित्र हमें मालूम होना चाहिए, भावों का चरित्र मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी जन्मपत्री का अच्छी तरह विश्लेषण कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपको इस विधा के अंदर पूरी तरह पारंगत बना दूंगा। आप अपनी जन्मपत्री स्वयं देख सकते हैं, मैं प्रत्येक लग्न की जन्मपत्री के बारे में बताऊँगा, और उससे संबंधित यदि कोई ग्रह खराब भी होगा तो उससे संबंधित उपाय भी स्वयं ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक रहे, आप इसको समझें, देखें, और यदि इससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जिनेंद्र।